सेटअप था इस तरह का, दो वॉल्स थी, चार्जेस Q1 Q2 थे, ठीक है, दो बॉल थे, चार्जेस Q1 Q2, देन उन दोनों ही उन दोनों के मासेस जो हैं वो M1 एंड M2 मैंने कंसिडर कर रखे हैं सिंपली, ओके। मासेस कितने हैं दोनों के, M1 एंड M2 थे, सो दैट कि इन पे जो फोर्स लग रहे थे वो M1G और M2G डाउनवर्ड लग रहे थे। क्लियर है क्या? अभी इसके अंदर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट M1 और M2 दोनों इक्वल हैं, किसके इक्वल है, M के। दोनों ही बॉल्स सेम मटेरियल की बनी है, तो डेंसिटी ऑफ बॉल्स मैं कंसिडर कर रहा हूं रो एस, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम सिंपली mg दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप ऐसा सेटअप लोगे तो इस केस में आपको पता है कि जो एंगल बनेगा यहाँ पर दोनों के लिए ही सेम बनने वाला है, तो दोनों के लिए ही ये एंगल थीटा थीटा होने वाला है, तो मैंने इसको थीटा लिख दिया है, ये एंगल थीटा है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे सेटअप को उठा करके किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दिया है फुल्ली, किसी लाइटर लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दिया। मैंने क्या किया है, पूरे के पूरे सेटअप को इस तरह से उठा करके किसी लिक्विड के अंदर सिंपली सबमर्ज कर रखा है, ठीक है क्या। इस तरह से मैंने क्या कर रखा है, इसको सबमर्ज कर रखा है। जिस लिक्विड के अंदर मैंने इस पूरे के पूरे सेटअप को सबमर्ज किया है उसके लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है के, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है रो एल। ये वैल्यूज हमें एडिशनली गिवन थी। साथ में हमें कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो mg था दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो चार्जेस थे, जो एंगल्स थे, वो भी यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है। देखो फर्दर क्या बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं, इफ होल सेटअप इज immersed in a liquid in such a way that angle between the strings with vertical does not change. Find relation between dielectric constant, density of ball and density of liquid. पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या? समझिए भाई, आपको एक इस तरह का सिंपली सेटअप गिवन था जहां पर हमने दो बॉल्स ले रखी थी, उनको सस्पेंड कर रखा था, चार्जेस डिफरेंट थे, मासेस सेम थे, दोनों की डेंसिटी भी सेम थी, सिंपली हमने इसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर रखा था। एंगल जो बन रहा था वर्टिकल के साथ वो थीटा ही था, ओके। हमने पूरे के पूरे सेटअप को एज इट इज उठा करके किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दिया। अब जब लिक्विड के अंदर सबमर्ज करेंगे तो आपको पता है इनके जो वेट है एक्चुअल वेट से डिफरेंट हो जाएंगे, फोर्सेस भी इनके बीच का चेंज हो जाएगा, सो दैट कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्ट्रिंग्स का वर्टिकल के साथ चेंज हो सकता था। बट हमसे बोला गया कि जब हमने इसको इस तरह से इमर्ज किया है तो भी जो एंगल है स्ट्रिंग्स का विद द वर्टिकल वो चेंज नहीं हुआ। तो इन दैट केस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनके बीच में हमको कोई रिलेशन यहाँ पर एक फ्रेम करना है। क्या करेंगे उसके लिए, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर आप स्टेज 1 में थे, दैट मीन जब हमने इसको इमर्स नहीं किया था, इन दैट केस आपको पता है tan थीटा इक्वली मतलब tan थीटा यहाँ पर सिंपली हम Fe by mg लिख सकते थे,
है ना। यहाँ पर Fe क्या है, फोर्सेस जो इनके बीच में अभी यहाँ पर लग रहा है, Fe मैंने माना है Fe/mg tan थीटा होता। जब हमने पूरे पूरे सेटअप को उठा करके लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दिया, दैट मीन हम स्टेज 2 में आ गए। जैसे ही हम स्टेज 2 में आए तो आप बोलोगे कि अभी यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच में, स्टेज 1 में इनके बीच में वैक्यूम था सिंपली, सो दैट की फोर्स जो लग रहा था वो Fe था। जब हमने यहाँ पर इस पूरे पूरे सेटअप को लिक्विड में सबमर्ज किया तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो Fe ना होकर के Fe डैश हो गया, और नेट फोर्स चेंज हो जाता है मीडियम के प्रेजेंस में, ये मैंने आपको पॉइंट बताया था। तो अभी नेट फोर्स जो है वो Fe ना होकर के क्या हो गया होगा, Fe डैश हो गया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। एंड इनका जो वेट है, जो कि पहले mg था, अब वो mg नहीं होगा, बल्कि mg की जगह क्या हो जाएगा, वेट की जगह मैं यहाँ पर एपरेंट वेट लिखूंगा। दोनों के लिए ही मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, एपरेंट वेट। ठीक है क्या। अब इस केस में अगर tan थीटा को देखोगे आप, मैं मान रहा हूँ कि ये एंगल थीटा डैश हो गया है, दोनों के लिए सेम ही है, सेम केस ही चल रहा है, तो थीटा डैश में मान रहा हूँ, थीटा डैश है थीटा डैश। तो tan थीटा डैश क्या होता, दैट विल बी Fe डैश अपॉन एपरेंट वेट लिखते। ओके, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम थीटा डैश और थीटा दोनों इक्वल हैं, सो दैट कि tan थीटा डैश के इक्वल है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश। अगर ऐसा है तो Fe/mg इक्वल है Fe डैश बाय एपरेंट वेट। एंड एपरेंट वेट मैंने आपको अभी बताया था कि एपरेंट वेट क्या होता है, कुछ ये एक्सप्रेशन आता है एपरेंट वेट का इस तरह के केसेस में। क्लियर है क्या। यहाँ पे mg से mg कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, Fe इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस बन रहा है, ये इक्वल है Fe डैश के। अच्छा, Fe डैश क्या होता है, मैंने आपको मीडियम के प्रेजेंस में बताया था कि जैसे ही आप मीडियम को इंसर्ट करते हैं दो चार्जेस के बीच में, या मीडियम चेंज करते हैं, तो जो फोर्स होता है, नेट फोर्स, वो 1/k टाइम्स हो जाता है इनिशियल फोर्स का। तो आप बोल सकते हो Fe डैश सिंपली क्या हो गया है, Fe/k हो गया है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से Fe से Fe कैंसिल हो रहा है, ये रिजल्ट कुछ इतना आ रहा है सॉल्व होकर के, रो एस माइनस रो एल अपॉन रो एस इज इक्वल टू 1/k, सो दैट k इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। ये रिलेशन मुझे एक बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट केस क्या है, देखें। केसेस तो खत्म हो गए, एक तो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं, जैसे कि आपसे बोला कि लेट ये यहाँ पर आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स पे मैंने आइडेंटिकल चार्जेस Q प्लेस कर रखे हैं, एंड सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं, सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, आपको सेंट्रॉइड पता है, मीडियंस तो जानते होंगे, या फिर सिंपली इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मैं बोल रहा हूँ बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया लेट दिस पॉइंट इज O। ओके, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है व्हाट चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट पॉइंट O so that the whole system remains in equilibrium।
ओके, क्या है क्वेश्चन का मतलब समझिए आप, कि अगर सपोज करिए मैं किस तरह से तीन चार्जेस को ला करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे सिंपली प्लेस करूं, तो इन दैट केस आप बोलोगे कि ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो अगर आप इनको जैसे ही फ्रीली छोड़ोगे, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ये तीनों ही अपन एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे, सो दैट जैसे ही आप रिलीज करोगे ये तीनों भाग जाएंगे, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो चार्ज इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा था, ये वाला जो चार्ज इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा था, ये वाला जो था इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा था, जैसे ही आप रिलीज करोगे ये तीनों इधर उधर भाग जाएंगे। ठीक है, तो हमको एक ऐसा चार्ज लेना है जिसको हम पॉइंट ओ पे रख दें अगर, तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्लियर है? तो इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फर्दर सॉल्व आपको करना है। कैसे करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करिए इस चार्ज पे, ये जो चार्ज है, लेट नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर 1 2 3। चार्ज 1 पे देखें, तो चार्ज 1 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं Q2 एंड Q3 की वजह से, उनको दिखाएं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे ही दिखाएंगे क्या? लेट ये F है, F मान लेते हैं। तो ये मैंने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दिखाया है, इसका मैग्नीट्यूड F है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, वो किधर लगेगा? वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि अवे फ्रॉम इट Q3 वाला Q1 को पुश करेगा अपने से दूर। ये फोर्स क्या होगा? F ऑन 1 ड्यू टू 3। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आया होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के केस में रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, ये रिजल्टेंट आया होगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस? इन दोनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो है ये वाला फोर्स। ठीक है, अब अगर पॉइंट ओ पे कोई ऐसा चार्ज प्रेजेंट हो जो इस चार्ज 1 पे एक फोर्स लगाए इस तरफ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ओ, ओके, एंड ये जो फोर्स लगे ये इस एफ रिजल्टेंट के इक्वल हो, तो इन दैट केस नेट फोर्स जो चार्ज 1 पर आने वाला है वो तो जीरो हो जाएगा सिंपली। समझ पा रहे हैं क्या? तो आपको अभी सिंपली यही करना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले F12 एंड F13 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल मिलेंगे, लेट F है। ठीक है, आपको पहले तो ये दोनों निकालने, F की वैल्यू निकालनी है। ऐसा करने के बाद आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट किसका किसका? F12 एंड F13, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ऐसा करने के बाद आपको चार्ज एट 1 ड्यू टू ओ, दैट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ओ जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स निकला है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल करना है। देन आपको सॉल्व करना है, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैल्यू आने वाली है चार्ज की, जिसको हमें पॉइंट ओ पर रखना है। एक पॉइंट का आंसर आपको पहले ही मिल चुका है कि अगर पॉइंट ओ पर हमें ऐसा कोई चार्ज रखना है जिसकी वजह से फोर्स पॉइंट ओ की तरफ आए, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पॉइंट ओ पर एक निगेटिव चार्ज रखना चाहिए, क्योंकि जब आप निगेटिव चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो वो निगेटिव चार्ज ही पॉइंट 1 पे प्रेजेंट चार्ज को सेंटर की तरफ पुल करेगा। तो चार्ज एट ओ का नेचर नेगेटिव होगा, ये हमको आंसर मिल चुका है। मैग्नीट्यूड कितना होगा तो उसको आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे।